सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के उत्तर में स्थित तिकरीत के पास अल ओजा गांव में हुआ था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए खौफ का नाम बन जाएगा। सद्दाम का बचपन गरीबी, दुख और कठिनाइयों में बीता। उनके मजदूर पिता उनके जन्म के पहले ही दिवंगत हो चुके थे। उनकी मां ने अपने देवर से शादी कर ली थी, लेकिन बच्चे की परवरिश के खातिर उसे जल्द ही तीसरी व्यक्ति से शादी करनी पड़ी। इन परिस्थितियों ने सद्दाम को बचपन में ही भयानक रूप से शक्की और निर्दयी बना दिया। बच्चों के हाथों पिटने के भय से बाल सद्दाम हमेशा अपने पास एक लोहे की छड़ी रखते थे और जब तब इससे जानवरों की पिटाई किया करते थे। बचपन में बीती इन तकलीफों ने उसके दिल में गुस्सा और कठोरता भर दी। बचपन से ही उसमें एक अजीब आत्मविश्वास था। वह दूसरों के बच्चों की तरह खेलता नहीं था, बल्कि लड़ाई झगड़े और हुकूमत जमाने में दिलचस्पी रखता था। उसकी स्कूल की पढ़ाई अधूरी रह गई, लेकिन राजनीति और सत्ता का नशा उसके खून में उतर चुका था। युवावस्था में जाते ही सद्दाम इराक की बाथ पार्टी से जुड़ गया। यह पार्टी अरब राष्ट्रवाद और ताकत की राजनीति में विश्वास रखती थी। उसने जल्द ही पार्टी में अपनी जगह बना ली। चालाकी, निर्दयता और साहस ने उसे बाकी से अलग कर दिया। 1959 में उसने पहली बार अपनी निर्दयता दिखाई। इराक के राष्ट्रपति अब्दुल करीम कासिम की हत्या की साजिश में वह शामिल हुआ। हालांकि यह कोशिश नाकाम रही और सद्दाम भागकर मिस्र चला गया। मिस्र में उसने पढ़ाई पूरी की और राजनीति के तौर तरीके सीखी। यहीं से उसका असली राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1963 में बाथ पार्टी ने इराक में तख्ता पलट कर दिया। बाथ पार्टी के कर्नल अब्दुल सलाम मोहम्मद आरिफ गद्दी पर बैठे और सद्दाम घर लौट आए। इसी बीच सद्दाम ने साजिदा से शादी की। उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुईं। एक बार फिर बाथ पार्टी में बगावत हुई और सद्दाम को नई हुकूमत ने जेल में डाल दिया। वह तब तक जेल में रहे जब तक कि 1968 में बाथ पार्टी के मेजर जनरल अहमद हसन अल वकर ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथों में ले ली। अल वकर उनके चचेरे भाई भी लगते थे। वह अल बकर की रिवॉल्यूशनरी कमांड काउंसिल के प्रमुख सदस्य बन गए। सच बात तो यह भी है कि सद्दाम ही बकर की सत्ता के असली कर्ता धर्ता भी थे। शुरुआत में वह बड़े उदार थे, लेकिन धीरे धीरे अपने असली रूप में आ गए। बकर बीमार थे और सत्ता के चाबुक का वही इस्तेमाल करते थे। 1970 का दशक आते आते सद्दाम पार्टी में सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने लगे। 16 जुलाई 1979 को अल बकर को सत्ता से हटाकर वह स्वयं इराकी गद्दी पर बैठ गए। वे चाहते तो इस सत्ता का परिवर्तन को स्वाभाविक हिंसा रहित तख्ता पलट का रूप भी दे सकते थे, लेकिन उन्हें तो यह संदेश देना था कि अब सत्ता में सद्दाम आ गया है। उन्होंने एक के बाद एक 66 देशद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। सत्ता संभालते ही सद्दाम ने क्रूरता का खेल खेला। संसद की बैठक बुलाई और वहां अपने ही साथियों पर देशद्रोह का आरोप लगाया। उस दिन संसद में बैठे कई नेताओं को सीधे वहीं से बाहर ले जाकर गोली मार दी गई। सद्दाम ने दुनिया को संदेश दे दिया कि अब इराक में सिर्फ वही बोलेगा। उसने खुद को राष्ट्र का उद्धारक कहा। लोग डर से उसकी जय जयकार करने लगे। 1980 में सद्दाम ने बड़ा कदम उठाया। उसने पड़ोसी देश ईरान पर हमला कर दिया। यह युद्ध ईरान इराक युद्ध के नाम से मशहूर हुआ। यह युद्ध 8 साल तक चला। लाखों लोग मारे गए, लेकिन सद्दाम की सत्ता और भी मजबूत हो गई। युद्ध के दौरान उसने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। अपने ही देश के कुर्द इलाकों पर गैस बम गिरवाए, जिससे हजारों लोग मारे गए। दुनिया ने सद्दाम की क्रूरता देखी, लेकिन उस दौर में कई ताकतवर देश चुप रहे क्योंकि सबको तेल चाहिए था। 1988 में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इराक पूरी तरह से टूट चुका था। सद्दाम को लगा कि अब उसे नई जीत चाहिए और इसी के चलते 1990 में उसने कुवैत पर हमला कर दिया। दुनिया भड़क उठी। अमेरिका ने देशों का गठबंधन बनाया और इराक के खिलाफ खाड़ी युद्ध शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में इराक की सेना बुरी तरह हार गई, लेकिन सद्दाम सत्ता पर काबिज रहा। उसने इराक के लोगों पर और ज्यादा जुल्म ढाना शुरू कर दिया। जो भी आवाज उठाता, जेल या फांसी उसका इंतजार करती। सद्दाम की तस्वीरें हर गली, हर सड़क और हर दफ्तर में लगाई गई। वह चाहता था कि लोग उसे भगवान की तरह माने। उसके भाषण आग की तरह होते। वह खुद को अरब दुनिया का असली नेता बताता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी तानाशाही से जनता परेशान होने लगी। लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन सद्दाम अपनी आलीशान जिंदगी जी रहा था। 1991 के बाद अमेरिका और उसके साथी देशों ने इराक पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। हालात और बदतर हो गए।
सद्दाम ने अपनी गुप्त पुलिस और जासूसों के जरिए पूरे देश को डर के साए में रखा। उसकी हवेलियां, उसके महल और सोने चांदी से सजे कमरे लोगों के गुस्से को और भड़काते रहे। 2001 में अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ। इसके बाद अमेरिका ने सद्दाम पर आतंकवादियों की मदद करने और न्यूक्लियर हथियार बनाने का आरोप लगाया। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। बगदाद की सड़कों पर बम बरसने लगे। सद्दाम का राजमहल तबाह हो गया। उसकी सेना टूट गई, लेकिन वह खुद गायब हो गया। महीनों तक अमेरिकी सेना उसे खोजती रही। आखिरकार 13 दिसंबर 2003 को तिकरित के पास एक फार्म हाउस के नीचे एक छोटे से भूमिगत बंकर में अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन रेड डॉन के तहत उसे पकड़ा। उसने पकड़े जाने का विरोध नहीं किया और डीएनए परीक्षणों से उसकी पहचान की पुष्टि हुई। उसकी हालत दयनीय थी। दुनिया ने पहली बार सद्दाम को हारते हुए देखा। जो आदमी कभी शेर की तरह दहाड़ता था, अब कैदी बन चुका था। उसे अदालत में पेश किया गया। आरोप थे जनसंहार, तानाशाही, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ जुल्म। सद्दाम ने अदालत में भी अपने अंदाज में कहा, मैं इराक का असली राष्ट्रपति हूँ। लेकिन उसकी दलीलें किसी ने नहीं मानी। मुकदमा लंबा चला और अंत में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। सद्दाम के समर्थक दुनिया भर में विरोध करने लगे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दिसंबर 2006 की सुबह सद्दाम को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। वहां भी उसने गरज कर अल्लाहू अकबर कहा। रस्सी खींची और सद्दाम हुसैन का खौफनाक सफर खत्म हो गया। लेकिन उसकी मौत ने इराक को शांति नहीं दी। उसके बाद देश और भी बिखर गया। सद्दाम के दौर को लोग आज भी याद करते हैं। कुछ कहते हैं कि वह खौफनाक तानाशाह था, तो कुछ कहते हैं कि वह एक मजबूत नेता था। उसकी क्रूरता ने लाखों जानें ली, लेकिन उसने अपने देश को अरब दुनिया की ताकत बनाने का सपना भी देखा था। उसकी कहानियां इराक की गलियों में आज भी सुनाई देती हैं, डर और रोमांच के साथ। कुछ लोग मानते हैं कि अगर वह जिंदा रहता तो अमेरिका का डटकर मुकाबला करता, जबकि दूसरों का मानना है कि उसकी मौत ने दुनिया को एक निर्दयी शासक से छुटकारा दिलाया। सद्दाम हुसैन की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और तानाशाही का नशा इंसान को कितना ऊंचा उठा सकता है और उतनी गहराई में नीचे भी गिरा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।